हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे और उस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे इस टॉपिक के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर दिए और अभी जो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाए थे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर पढ़ाए हैं तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आप लोग को आने वाला है, या वैसे विद्यार्थी हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, चाहे पारा मेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, नीट वगैरह हो। एक बार आप ये एमसीक्यू को ज़रूर आप देख लेंगे और आराम से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा एमसीक्यू में तो आप कमेंट कर देंगे, आपको उस टॉपिक पर डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में या हर वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछेंगे तो बता दिया जाएगा, उस टॉपिक पर अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया जाएगा ताकि उसका कन्फ्यूजन हट जाए, समझ में। और ये देखिए आज जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट थ्योरी को अटेंड कर लिए हैं, थ्योरी अच्छे से समझ गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आशा है कि बन जाएगा आपसे। और अगर नहीं एक थ्योरी अटेंड कर पाएँ कोई स्टूडेंट तो यहाँ देखिए रिकॉर्डेड वीडियो जो है यूट्यूब में मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और वहाँ से देखेंगे तो थ्योरी में भी इसका जो है कि कहीं से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, और जो स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने वाला है 12th का भी 2025 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ उसका एग्ज़ाम है फरवरी में, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अच्छा होगा कि वो अपना कुछ रिवीजन करके चले जाएंगे क्वेश्चन जो है। और क्वेश्चन तो आना ही आना है कि प्रत्येक चैप्टर से छट रहा है तो क्वेश्चन कहीं जाएगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि मानव की जनसंख्या को जो वैज्ञानिक तरीका से स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, उसको किस किताब में होता है। तो डेमोग्राफी एक बुक आता है, डेमोग्राफर जो है स्टडी करता है वैज्ञानिक तरीका से, और वो ये बताता है कि देश की जनसंख्या कितना है, हर क्षेत्र की जनसंख्या कितना है और उसके बारे में। तो डेमोग्राफी एक बुक होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये कहते हैं दीज बुक आर एक्सप्लेन बाई डेमोग्राफर। और ये सभी जो डेमोग्राफी से किताब जो होता है और जिस पर स्टडी करके जो रेफर करता है बुक को, उसे डेमोग्राफर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टी। टेस्टी पहले जो है कि चलाया गया था कि ये क्या है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे महिला नसबंदी पुरुष नसबंदी है, उसी समय आया था। एक जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस से एडवांस लेवल का अचीवमेंट्स नहीं हो पाया था उस समय, जो है कि सर्जिकल रूप से क्या है कि मेल की टेस्टी को रिमूव कर दिया था। जब देश की जनसंख्या डबल, आज़ादी के बाद देश की जनसंख्या डबल हो गया था, 64-65 के करीब में अकाल भी आ गया था, और उस समय जो है कि इमरजेंसी लगाना पड़ा। जो भारत में कहते हैं ना, आज भी लोग जिक्र करते हैं इमरजेंसी का है, तो इंदिरा गांधी के समय लगा हुआ था, तो बहुत सारे चर्चा करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने लाया था कि खा पी के शरीर बनाया, शरीर गया नसबंदी में। वही हाल है जो नसबंदी के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, कौन, इंदिरा गांधी ने चलाई थी। तो उस समय, अब लोग पुराने इतिहास को उठाएगा कि लोग भाला तरछी से लड़ाई लड़ता था, अब धीरे धीरे आ गया है बम बंदूक का जमाना आ गया। अब धीरे धीरे आ गया आपका क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर, ये सब का भी जमाना आ गया। अब वायरस से लोग युद्ध करेंगे, एक वायरस बनाएगा, दूसरा देश से इस तरह का कंडीशन होगा। तो धीरे धीरे एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी खोज होते चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए उस समय जो बनाया गया था, तो कह रहा है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टी, यानी जनसंख्या जब इतना तेजी से बढ़ा, मेडिकल साइंस का एडवांस अचीवमेंट्स नहीं था, तो उस समय क्या है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि पुरुष नसबंदी करना है। तो पुरुष नसबंदी के लिए उसने क्या कर रहा था कि मेल की टेस्टी को ही क्या कर रहा है, काट के निकाल दिया जाता था। वही कह रहा है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टी ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जब लागू किया गया था, तो उसको मेडिकल साइंस में क्या नाम दिया, किस नाम से जानते थे, केस्टेशन। केस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टी। टेस्टी को काट के हटा देते थे, यहाँ क्या आ जाएगा, केस्टेशन। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि टेस्टी कट के निकल जाने के बाद
क्या होता था कि वैसे मेल है जो अनेक प्रकार का डिजीज से सफ़र करता था और वो कुछ दिनों के बाद डेथ कर जाता था। लेकिन अब जो है मेल में टेस्टी को नहीं निकाला जाता। ये देखिए मेल में 2 टेस्टी होता है, ये टेस्टी देखिए बड़ा छोटा नहीं, बराबर बराबर होता है, ठीक नहीं। और यहाँ जो स्पर्म बन रहा है तो ये बनता है तो पहले इसी को निकाल दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से रहता है, इस तरह से आया हुआ रहता है, तो यहाँ पर इसको काट दिया जाता है केवल, समझ में। तो अब आ जाता है, अब होता है वेस्टोटॉमी, इसको कहते हैं वास्ट डिफरेंटिया, इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टोटॉमी अब होता है। और पहले था कि टेस्टी को ही रिमूव कर दिया जाता है जिसे केस्टेशन कहते हैं, समझ में। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। अभी अब जो होता है मेल में अगर नसबंदी होता है तो इसको वेस्टोटॉमी कहा जाता है। अब पहले था इसको केस्टेशन कहा जाता था, समझ में, जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तीसरा नंबर में आ जाता है रेपिड डिक्लाइन इन ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड, यानी कह रहे रेपिड डिक्लाइन इन ह्यूमन, एक आता है इन पॉपुलेशन, यानी तेजी से जनसंख्या घटा ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, तेजी से मरण दर हो गया। मोर्टेलिटी मीन्स मरण दर इज कॉल्ड, जब तेजी से कोई भी देश में अगर मरण दर होता है, मरने की मृत्यु ज़्यादा हो जाए, मृत्यु की संख्या ज़्यादा हो जाए और जन्मने का कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पॉपुलेशन क्रेश कहते हैं। यानी पॉपुलेशन जो है देखो यहाँ क्रेश यानी घटना, और अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन क्या होता है कि इंक्रीज करता है, ये पॉपुलेशन क्रेश कर गया, घट गया। और पॉपुलेशन जो होता है बढ़ता है और घनत्व आता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो यहाँ देखो आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन क्रेश। और अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जितना बढ़ गया कि उसका अनेक प्रकार के दुष्परिणाम निकले तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, जनसंख्या दुष्प्रभाव। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कोरोना में क्या हुआ था, पॉपुलेशन क्रेश हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि हाई मोर्टेलिटी रेट था। क्या मोर्टेलिटी रेट क्या था, हाई था, और बर्थ रेट क्या था, लो हो गया था। लेकिन वही जब कोरोना खत्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद देखो कितना महीना, 9 महीना, एक बच्चे को जन्म लेने में कितना महीना लगता है, 9 महीना लगता है। अब जिसका था कोरोना का खूब चला था, जितना ओल्ड बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग था, यंग था, जो भी था, वो क्या है कि कोरोना से विक्टिम्स हुआ, यानी सफ़र करता था और वो मर जा रहा था हॉस्पिटल में, चाहे कहीं भी जाकर के, तो मृत्यु दर बढ़ गया था। दिखा रहा था कि गंगा जी में देखो इतना लाश फेंका हुआ है, तो लाश दफनाने की जगह नहीं मिल रहा है, तो जलाने का जगह नहीं मिल रहा है। तो ये कितना 6 मंथ तक रहा या 6 महीना रहा। अब जैसे ही क्या है कि बहुत सारे लोग घर में भी रहा, नए नए शादी ब्याह हो गया, वैसे जोड़ा था जिसको घर में रहने का मौका मिल गया तो घर में पैक हो गया, तो घर में कोई काम है नहीं, खाली घर से तो निकलता था पुलिस लाठी लेके दौड़ा दे रहा है, लग रहा है जैसे कोरोना को वो देख रहा है कि इसमें नहीं जाओ, समझ में। तो ऐसे वो तो एक साइंस की लड़ाई था जिस पर मेडिकल साइंस ही कमांड किया था। देखो लोग कहा जाता है ना कि अभी महाकुंभ में बहुत सारा मेला लगा हुआ है, एकदम धर्म का एकदम महाकुंभ लगा है, 13 साल के बाद लगा, 12 साल के बाद लगा हुआ है, स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, समझ में। यहाँ पर जानिए पृथ्वी पर अगर कंपेयर किया जाए तो गॉड इज ए नथिंग ऑन द अर्थ, वी आर ओनली फॉर इवोल्यूशन बाय द रिएक्शन एंड सर्टेन पीरियड टू डेट, और एक निश्चित पीरियड है कि वो मरेगा। कहे ने वो साधु संत सन्यासी जितना भी है, बाबा साइंटिस्ट जो भी है, वो सब एक साइंस से ही जन्म लिया, रिएक्शन से जन्म लिया, और सब मरेगा। तो जिस समय, अब सोच सकते हो कि जिस समय कोरोना आया था उस समय, आज कोरोना की बीमारी पर पकड़ बनाया तो कौन बनाया, मेडिकल साइंस। इसलिए जो है कि लोगों में, लेकिन मेडिकल साइंस की एजुकेशन ले कितना परसेंट लग रहा है, 20% लोग में से 10% लोग ले रहा है, कितना 10%, 20 में 10 तो 50% है फॉर्मल लेता है, वो टाइम पास है, 11 12 पास करना, हमको ये बनना वो बनना, वहीं समझ जाता है, समझ में नहीं। लेकिन क्या है कि 10% जो है क्वालिटी बेस्ड ले रहा है, जो इसकी संख्या बहुत कम है, 10% से भी कम है। और ऐसे सिचुएशन में वो जान रहा है कि गॉड है ही नहीं, और अगर गॉड है भी तो एक आम आदमी को नहीं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से मिल जाएगा, समझ में। हाँ, एक इंटरटेनमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में माना जा सकता है। अपनी पॉपुलेशन की बहुमत को दिखाने के लिए हिंदू है तो हिंदू की पॉपुलेशन की बहुमत दिखाने के लिए जा सकता है, मुस्लिम है तो वो मान सकता है। लेकिन जो जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो लोग क्या है कि कर्म पर विश्वास कर रहा है कि कर्म इस तरह से कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और दुनिया में आए हैं, उसके बाद नाम होगा, काम होगा, अपनी फैसिलिटी उठाएगा, जाना तो सबको है, समझ में ना। तो ऐसी स्थिति में आता है। यहाँ पर देखिए अब रह गया कि जैसी कोरोना खत्म हुआ कि 9 महीना के बाद जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया तेजी से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया और कोरोना में पॉपुलेशन क्रेश हो गया। क्या हो गया, तो जब हाई रेट मोर्टेलिटी हो जाए तो पॉपुलेशन क्रेश, अगर हाई रेट जो होता है मोर्टेलिटी के जगह आ जाए बर्थ रेट, क्या आ जाता है बर्थ, तो क्या होता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा।
और वहाँ से डेंसिटी के रूप में आ जाता है, जिसका एक्सप्लोजन होता है, जनसंख्या दुष्प्रभाव आता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र हो गया और समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज प्रोपोज बाय, यानी कि थ्योरी जो आता है ह्यूमन पॉपुलेशन की थ्योरी को प्रोपोज किया था, किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने किया था। तो देखिए इसमें तो याद करने का चीज ही है, तो क्या कर रहा है, थॉमस आर माल्थस ने किया था। क्या किया था, थॉमस आर माल्थस ने ही किया था। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि प्रीनेटल डिफेक्टिव, यानी प्रीनेटल डिफेक्ट हो जाता है। प्रीनेटल मतलब बच्चे को जन्म देने से पहले, और एक होता है प्रीनेटल, पोस्टनेटल और प्रेगनेंसी। तो यहाँ देखो प्रीनेटल डिफेक्ट इन द फ्यूटस, अगर फ्यूटस मीन्स होता है माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। तो प्रीनेटल डिफेक्ट इन द फ्यूटस कैन बी डिफेक्टेड बाय, अगर माँ के गर्भ के अंदर बच्चा, इतना आसान भाषा में समझ लीजिए कि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा अगर खराब है, कथन कि दिल में छेदा हो गया है, 2 मुंडी जुट गया है, या तो फिर बच्चा क्या है कि पैर अच्छा से नहीं है, विकलांग है, या तो कोई कंडीशन से बच्चे का जो है एबनॉर्मल दिख रहा है, तो वो किसके द्वारा, कौन सी मशीन से जांच कर लिया जाता है, कौन से जांच लिखता है। तो देखना कि जैसे फर्स्ट ही होगा तो डॉक्टर क्या लिख देता है, शॉर्ट में लिखता है यूएसजी, समझ में, जिसको शॉर्ट में यूएसजी कहते हैं, यानी क्या अल्ट्रासाउंड, ये कहता है अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाता है, समझ में, अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में कहते हैं, जिसको कहते हैं एमिनोसेंटेसिस। क्या कहते हैं, एमिनोसेंटेसिस के माध्यम से ये मशीन ही निकाला गया था जेनेटिक डिफेक्टिव ऑफ द फ्यूटस या इम्ब्रायो का, यानी कि फ्यूटस के जगह हो सकता है क्वेश्चन में क्या लिख दे, इम्ब्रायो। तो इम्ब्रायो मीन्स भी माँ के गर्भ के अंदर बच्चा, तो इम्ब्रायो कहते हैं, फ्यूटस भी कह सकते हैं, समझ में, और फ्यूटस भी, दोनों ऑप्शन आता है। तो ये जो होता है प्रीनेटल डिफेक्ट को दर्शाने वाला कौन सा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है, एमिनोसेंटेसिस का। चलिए यहाँ आगे, एमिनोसेंटेसिस इज ए टेक्निक टू डिटेक्ट ऑफ द डिफेक्टिव ऑफ द फ्यूटस, इट इज ए नॉट अ डिटेक्ट ऑफ द सेक्स ऑफ द फ्यूटस, इट इज ए क्राइम्स। ये क्या है, एक क्राइम्स है, अपराध है कि सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इज ए लीगली क्राइम्स, वो लीगल रूप से क्या है, क्राइम्स है। और इलीगल रूप से कर रहा है तो छुपा हुआ है, ज़्यादा पैसा ले रहा है, कर रहा है, समझ में, लेकिन इस पर बैंड है, और कंप्लीट रूप से इम्यूनोसेंटेसिस मशीन पर बैंड है कि उससे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराएगा। अगर वैसा करवाता है तो डॉक्टर जो होता है उसका सर्टिफिकेट कॉन्फिगरेट कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या है, उसे जो है 3 इयर्स का जेल है और 50,000 उसको रिकवरी के लिए भरना पड़ता है, 50,000 फाइन है उसका, समझ में। ऐसे तो मेडिकल साइंस में जब कंप्लीट कर लेता है तो उसे हिपोक्रेटिक ओथ दे दिया जाता है, कसम, जैसे पुलिस लोग को कसम दिया जाता है, तैसे डॉक्टर लोग को भी कसम दिया जाता है। हिपोक्रेटिक ओथ होता है जिसमें दे दिया जाता है कसम कि आप अपने नॉलेज का, अपनी डिग्री का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ में। एक सिंपल ग्रेजुएशन नहीं होता है, या सिंपल जो होता है ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री नहीं है कि वहाँ पर वो डिग्री ले लिया, नौकरी खोज रहा है, या कहीं दिक्कत है, या तो कोई कंडीशन है, या उसका लीगल इलीगल कर सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं है, या तो फिर वो अपना जीवन यापन। लेकिन जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या होता है, हिपोक्रेटिक ओथ दिया जाता है एक कसम के रूप में कि देखिए वी आर गॉड, गॉड इज ए नथिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाकुंभ में भगवान है, या मंदिर में, या मस्जिद में। गॉड जो होता है इज ए नॉट एट ए पार्टिकुलर प्लेस, बट गॉड इज ए यूनिवर्स, ओनली वन, समझे, ओनली वन, दैट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो वर्कशिप स्टाइल ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ वर्कशिप। तो आदमी अलग अलग है और अलग अलग उसका पूजा करने का रिवाज है, लेकिन भगवान कोई एक जगह पर नहीं, अगर है भी तो नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है जो बैलेंस बनाने में। तो उसको हम एक जगह पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में कहीं खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर उसको गंगा में या तो फिर कहीं खोजेंगे। हाँ, एक पवित्र स्थल को मान करके हम हिस्टोरिकल प्लेस को बनाएंगे और अस्तित्व को पकड़ के रखेंगे। दूसरी बात है कि कोई भी आदमी को ऐसा नहीं कहना है कि हम जो है भगवान को नहीं मानते। अरे आप नहीं मानते हैं या नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने काम से, लेकिन अगला को विरोध नहीं करना है। आप ठीक है नहीं मान रहे, आप अपना काम से रखिए, अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपना आगे बढ़ते चले जाइए, समझे। बाकी जो मान रहा है उसको आप विरोध भी नहीं करना, जो जैसा चल रहा है उसको चलते। अब
किसी व्यक्ति का नली का कीड़ा है, उसको नली का कीड़ा को तुम बाहर निकाल दोगे, धो दोगे, अच्छा से पानी में सुखा दोगे, सेंट मारोगे तो मर जाएगा। उसका आदत है कीड़ा नली में रहने का, इसीलिए वो नली का कीड़ा अगर किसी कारण से ऊपर आ गया उसको धकेल दो, नली में चल जाएगा। समझ में? इसलिए समझो, हम लोग का काम है कि पढ़ाना, समझाना अपना। जो अब हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो जो स्टूडेंट बायोलॉजी लिया वही ना पढ़ेगा, जो नहीं लिया वो भी ऑनलाइन में समझेगा। अब रोड में जाकर के हम खड़ा होकर के पढ़े ले चलेंगे कि बायोलॉजी पढ़ो, तो कौन पढ़ेगा? ऐसा कंडीशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में है कि सबको शिक्षा समान जरूरी है, जो सरकार चलानी चाहिए इसको, तो सरकार तो खुद ही झोल झाल कर रहा है। तो अपनी स्थिति में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 समझो। अगर कोई भी स्टेट का सरकार ठान ले या सेंट्रल गवर्नमेंट ठान ले कि हमें देश से करप्शन को हटा देना है, हमें देश में क्या इंप्रूवमेंट्स ला देना है, शांति है, क्राइम्स को खत्म कर देना, तो खत्म कर देगा 24 घंटे के अंदर। ऐसे ऐसे पॉलिसी को लेकर के आएगा कि खत्म कर देगा, क्योंकि उसका यो है। लेकिन वो चाहता ही नहीं है। अगर वो चाह लेगा तो वोट कौन देगा, झंडा कौन उड़ाएगा, उसके जो है कि उसका चमचागिरी कौन करेगा। इसलिए वो चाहता है कि इसी अंधविश्वास में रहो, जहां पुण्य होता है वहीं पाप भी है, और बनल रहो। बस अपना एक मोनोपोली और इमोशनल गेम करता है। अगर चाह लेगा तो चाहने के बाद ये है कि वो सुधारना कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर कहीं भी पॉलिसी बनाएगा, एकदम फटाक से वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, सुधार ही आ जाएगा। अगर हर चीज में अगर इंप्लीमेंट करता है, हर चीज के लिए अगर एक एज है, सब चीज का फिक्स कर, जैसे वहाँ का भी पॉलिसी एक मैनेजमेंट करके अगर लागू कर दिया जाएगा, तो कोरोना काल में अगर चाय चूह नहीं कर रहा था, एक भी आदमी घर से नहीं निकल रहा था, निकलता था मार लाठी करके दौड़ा देता था, कानून के माध्यम से मेडिकल साइंस खुला था। तो जब यही डिसिप्लिन अगर हम मेंटेनेंस कर देंगे अपने देश में, और अगर अच्छी तरह से शिक्षा लागू कर देंगे, मेंटेनेंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक लोग फॉलो करेगा। समझ में? तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं किसमें, एमोंग इंडियन। कहते हैं एमोंग इंडियन स्टेट, भारत देश में क्या है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ है, यानी भारत में मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है कौन सा स्टेट में है। तो कौन सा स्टेट में है, केरला में। केरला में जो है वो मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, यानी अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं। लगभग 90, यहाँ पर कह रहा है कि लगभग जो होता है 90% से ऊपर लोग वहाँ पर क्या है, शिक्षित लोग होता है। कहाँ, केरला में। अब बिहार में लेगा, यहाँ पर जहाँ शिक्षा कम है वहाँ धर्म ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा कम है वहाँ धर्म की राजनीतिक ज़्यादा होता है, और धर्म की मुद्दा से जो लेकर के आएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वही चुनाव जीतेगा और वही राज करेगा। समझ में? और जहाँ शिक्षित होगा वहाँ घटेगा, वहाँ धर्म की मुद्दा नहीं, काम की होगा, डिसिप्लिन का होगा। अब यहाँ देखिए नंबर 7 में आ जाते हैं सहेली। सहेली क्या है, तो सहेली ये फीमेल एंटी फर्टिलिटी होता है। सहेली एक टेबलेट है जिसे पिल्स कहते हैं। पिल्स, देखो पिल्स का मतलब क्या होता है, टेबलेट। टेबलेट को हम लोग क्या कहते हैं, पिल्स भी कहा जाता है। समझ में? तो टेबलेट जो होता है, यहाँ कह रहा है कि सहेली ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी, जो एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज काउज, जो क्या होता है कि कारण होता है किसमें, ये टेबलेट क्या होता है। तो ये टेबलेट देखिए यहाँ पर डेली चलता है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली। तो सहेली एक टेबलेट्स आता है जिसे पिल्स कहते हैं, जो वीकली होता है, सप्ताह में 1 दिन टेबलेट खाया जाता है। सप्ताह में 1 दिन खाएगा, वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स अटेंड कर सकता है, फर्टिलाइजेशन का टेंशन मुक्त हो गया, वो नहीं प्रेग्नेंट नहीं होगा। यानी कि अनवांटेड इसे हम लोग कर सकते हैं, अनवांटेड पिल्स है, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं बच्चा होना तो नहीं होगा, और एक टेबलेट ही उसको फ्री कर देगा। यानी 7 चौक 28, लगभग 3 टेबलेट खाने की जरूरत पड़ेगा। महीना में 3 टेबलेट खाएगा, महीनों भर सेक्स अटेंड करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 या 21 होता है तो 28 क्यों कहें, तो यहाँ देखिए 6 दिन जो होता है 2 to 6 डेज होता है। देखो कुछ चीज़ गोपनीय हो जाता है, तो 2 to 6 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो इन्फेक्टेड पीरियड होता है। तो 6 दिन तो ऐसे ही चला गया, 1 सप्ताह, तो बचा कितना, 3 सप्ताह, इसीलिए 3 टेबलेट का लिखे हैं। अब कोई लोग कहेगा कि सर सप्ताह में होता है, महीना में 4 सप्ताह होता है और आप 3 को लिख दिए, तो बहुत सारे चीज़ छुपा हुआ, उसको समझो नेचुरल से है। समझ में ना? अब कुछ लोग नहीं है जो बायोलॉजी पढ़े हैं तो कहते हैं कि ये मास्टर गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं है, अगर हम 3, यहाँ क्या है कि 3 सप्ताह मानते हैं हम लोग बायोलॉजी में, उसको महीना में 3 सप्ताह ही माना जाता है। समझ में? फर्टिलाइजेशन के लिए या टेबलेट्स के लिए, समझ में, सेफ पीरियड में। अब लोग कहेगा कि नहीं ये स्पेशल मान रहा है, तो स्पेशल मान रहे हैं क्या, बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग। समझ में? जैसे कुछ लोग कह रहा था कि जैसे पढ़ते हैं तो सर आपको केमिकल, केमिस्ट्री में पढ़ रहा था कि केमिकल्स के बारे में, कि केमिकल्स क्या है। अरे केमिकल्स बहुत आसान है, केमिस्ट्री में जैसे पढ़ रहा है लोग कि केमिकल क्या है, तो केमिकल के बारे में, केमिकल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक हो जाता है इनऑर्गेनिक, 2 केमिकल्स के रूप में आ जाता है। अब लोग कहता है कि केमिस्ट्री का टीचर को बोले कि सर केमिकल में हमको ऑर्गेनिक दिखा देना चाहिए, इनऑर्गेनिक। तो अगर इतना आसान तरीके से है कि लोग केमिकल को ढूंढेगा कि कहाँ है,
अरे हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बॉडी से जो बाहर है वो क्या है, इनऑर्गेनिक्स है। और जो हमारे शरीर के अंदर आ गया ऑर्गेनिक है। अगर कहेगा लोग कि केमिस्ट्री में कि एगो प्रैक्टिकल सर दिखाना चाहिए तो इनऑर्गेनिक को दिखाएंगे, एक गिलास पानी लेते आएंगे, पानी को रखेंगे और उसके बाद क्या बताएंगे, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये केमिकल्स है जो इनऑर्गेनिक है। कहाँ से आया, जमीन से आया। अब उसमें क्या है कि उसकी जो पीएच है वो 7.12 हो सकता है, 0.12 हो सकता है जो हम लोग इंटेक करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स आराम से दिखा सकता है इनऑर्गेनिक है, एक गिलास पानी लेते आएगा दिखा देगा। लेकिन अगर उसी को कहता है कि सर ऑर्गेनिक में दिखा दीजिए, जिसे बायोकेमिकल में, तो पानी को पी जाएगा वो क्या हो गया, बायोकेमिकल्स हो गया। क्योंकि जीव जंतु के अंदर वही इनऑर्गेनिक अगर एंट्री कर गया तो क्या बन गया है, ऑर्गेनिक बन गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब वो बन गया बॉडी में, कहेगा सर ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल का, तो उसके सामने थूक दो, आराम से थूक दो, कहोगे देखो ये ऑर्गेनिक है, वही ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल कर लेगा वो। आज जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो टेस्ट कराने के लिए लैब में जाता है, तो लैब में क्या टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट हो गया, स्पूटम टेस्ट, स्पूटम मीन्स होता है खकार, या यूरिन टेस्ट या पैखाना टेस्ट, स्टूल टेस्ट करता है। तो आखिर क्या ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। क्या है, ऑर्गेनिक। आया कहां से, इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोज किया हुआ है, समझ में। इनऑर्गेनिक जब तक कंपोज नहीं करेगा तब तक हम लोग का क्या बताए, रिएक्शन है जो रिसाइकल ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिसाइकल हो रहा है। हम लोग खा रहे हैं, पैखाना निकल रहा है, खा रहे हैं, पेशाब पैखाना निकल रहा है, तो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिसाइकल ऑफ एनर्जी है। और रिसाइकल ऑफ एनर्जी आप कोई भी व्यक्ति अगर बनता है तो सबका एक जेनेटिक्स मटेरियल के अंतर्गत आता है जो फिक्स होता है। तो हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए बायो एक ऐसी साइंस है जो जिंदगी भर पढ़ेगा ना तो वो कम पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग एक लिमिट में पढ़ा रहे हैं 11 और 12, और जिसके तहत हम लोग टारगेट को ले रहे हैं और बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिकली दे रहे हैं नॉलेज कि ताकि आप कंपेयर करें, अपने लाइफ में फीलिंग करें और समझे कि क्या है। तो सहेली के बारे में समझ गए। यहीं पर एगो देखिए डेली खाने के लिए माला डी आता है, क्या आता है, माला डी। माला डी टेबलेट है, डेली एगो खाना है, वीकली हो जाता है, सहेली आ जाता है। एक 72 आवर आता है, 72 घंटा में इमरजेंसी टेबलेट के रूप में आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बता दिए हम लोग। अगला आ जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में, द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज, यानी सबसे बढ़िया मेथड बताना है कि देश की जनसंख्या को घटाने का। तो देश की जनसंख्या को घटने का मेन सबसे बढ़िया क्या होता है, टू रेक्टिफाई फैमिली प्लानिंग टेक्निक, यानी रेक्टिफाई करना, सुधार करना है फैमिली प्लानिंग में। जैसे हम क्या बताए थे कि पहले था केस्टेशन, जो टेस्टी को निकाल दिया जाता, लेकिन इसको रेक्टिफाई करते गया, धीरे धीरे सुधार, और अब ऐसे सिस्टम ला दिया, इतना सारे फैसिलिटी ला दिया है फैमिली प्लानिंग के टेक्निक के माध्यम से कि उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी भर रहेगा आराम से। क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा और फिर धीरे धीरे चला जाएगा वो, बिना और अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ अपना सेक्स अटेंड भी कर रहा है और उसे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, या किसी भी प्रकार के जो होता है प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी का सफर नहीं करना पड़ेगा, समझ में। ऐसी स्थिति में क्या है वो आराम से, तो ये फैमिली प्लानिंग टेक्निक को इतना रेक्टिफाई कर करके इतना एडवांस लेवल में ला देगा, इतना सस्ता चीप एंड बेस्ट ला देगा कि लोगों पहुंच जाएगा। आज जो आ चुका है, आज जो होता है कि बहुत सारे लोग शर्माते थे कि लोग तो बोलता था कि हम क्या है कि फैमिली प्लानिंग को कैसे प्राइवेसी करेंगे, हमें बच्चा नहीं चाहिए और हम ऑपरेशन भी नहीं कराना है। आराम से अब इतना आसान तरीके से ला दिया कि हर मेडिकल स्टोर में, हर जनरल स्टोर में कहीं भी मिल जाता है। कहते भैया निरोध दे दीजिए, आराम से लेता है। कम से कम शिक्षित हुआ लोगों में तो लोग इतना है कि उसका यूज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जनसंख्या कंट्रोल तो शिक्षा से लेकर के रेक्टिफाई हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर देगा सरकार, ऑटोमेटिक जनसंख्या कंट्रोल। अब जबरदस्ती कहेगा 2 बच्चा रखेगा तब उसको चुनाव, नगर निकाय का चुनाव मिलेगा, और नहीं तो 2 बच्चे से ज्यादा रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा, तो खाना नहीं मिलेगा, तो चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा। ये सब फालतू का बकवास है। सरकार एक पब्लिसिटी शो करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। इससे जनसंख्या रोकने वाला नहीं है, ना तो सेक्स क्राइम रोकने वाला है। अपराध की और बढ़ेगा सीमा, घटेगा नहीं। अगर किसी भी कहीं भी अगर रेप केस हो जाता है तो क्या होगा, अगला बार रेप केस नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आदमी बढ़ रहा है तो उसका पार्टनर चाहिए, अब पार्टनर चाहिए, रेप केस बढ़ेगा। जब वो शिक्षित हो जाएगा तब वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। अगर एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की शिक्षित हो जाता है तो अपने आप को कंट्रोल करते नहीं, हम 25 साल उम्र हो गया शादी नहीं करेंगे, हम अभी हमारा सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, अभी 22 साल हो गया, हम जब तक अपने पैर पर खड़ा है, तो उसको सरकार तो नहीं रोक रहा है 30 साल तक।
30 साल तक तो उसको सरकार है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा 18 साल उम्र हो गया, कर लो शादी ब्याह, सच में बाल बच्चा पैदा करो, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है ना। तो एजुकेशन में इतनी बड़ी पावर आता है, समझ में। इसलिए सरकार को जनसंख्या रोकने के लिए एजुकेशन पर फोकस डालने चाहिए, और किस पर, एडवांस लेवल की मेडिकल फैसिलिटी, ना कि पब्लिक सिटी में शो करना है, लोगों को बताना है कि हम उसको चुनाव चिन्ह नहीं लगेगा, चुनाव लड़ने नहीं देंगे, तो हम उसको चावल नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे, तो ये चीज नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। अरे शिक्षा दे दो ना, सब चीज खत्म हो जाएगा। शिक्षा एकदम इतनी एडवांस लेवल का ला दो। आज क्या कमी है जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर 20,000 रुपया देता है वो बढ़िया पढ़ा रहा है, और सरकार 70,000 रुपया पेमेंट दे करके भी फेलुअर हो जा रहा है। आखिर कमी क्या है? तो आखिर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, जो आता है पॉलिसी को लेकर के, या एक निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो जब चाहेगा तभी। और यहाँ पर पब्लिक का भी गलती है, जो अनेक प्रकार के चुनाव में बहकावे के माध्यम से देता है। चलिए देखिए, देश के अगर कोई लीडर को क्षेत्र का लीडर चुन रहे हैं, देश में अगर कहता है कि अगर एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छी स्कूल की चुनाव करता है, एक अच्छे शिक्षक की चुनाव करता है कि ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो ऐसे एक व्यक्ति को जो है कि चुनाव करना है अपने देश में, जब लीडरशिप की चुनाव होता है, चाहे वो छोटा से हो बड़ा से हो, तब उसमें क्या है, एक अच्छे शिक्षित को चुनना है, एक अच्छे ईमानदारी को चुनना है, जो देखेगा कि हमारे राज्य को, हमारे क्षेत्र को, हमारे राष्ट्र को निर्माण में इसका क्या योगदान हो सकता है, या रिपीट करके हमें लालच तो दे रहा है। अगर आपके बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा और बच्चा को डेली चॉकलेट मिलेगा, भर के कहेगा लो 1 पैकेट चॉकलेट, लो भर थारी खिचड़ी मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, अब पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या समझेंगे? छट रहा है, शिक्षा से छट रहा है मेरा बच्चा, और लालच दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे बच्चा जा रहा है शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उसको मिल रहा है चॉकलेट मिल जा रहा है, उसको मिल जा रहा है खाने की सामान मिल जा रहा है, ड्रेस मिल जा रहा है, बोतल मिल, लेकिन मेन चीज तो मिल ही नहीं रहा, शिक्षा। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है चुनाव में, तो उसके समझना चाहिए कि ये जो व्यक्ति आया है चुनाव में, तो उसको क्या चाहिए। हमारे क्षेत्र की पॉलिसी लेकर के आया है, कि क्षेत्र की विकास को लेकर के आया है, या तो हमारे आने वाले प्लानिंग को लेकर के आया है? नहीं आया है। तो हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग को नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के नहीं आया, तो हमें लालच क्या दे रहा है? तो दो मैया योजना, पप्पा योजना आती, 2100 तो 2500, समझ में, तो ई फ्री तो वो फ्री देगा, तो दे रहा है, तो 500 वोट पे दे रहा है, मुर्गा दारू दे रहा है, तो वही लालच में। क्योंकि शिक्षा की कमी है, जो हमने जिस चीज़ के लिए चुने उस चीज़ का चुनाव नहीं मिलता है। इसलिए लीडर जो होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करता है। और यहीं से देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति शिक्षित होना, जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम की फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसके द्वारा रोका जा सकता है? ओवम अगर फर्टिलाइज हो रहा है तो रोकने के लिए क्या है, तो ट्यूबल लाइगेशन के माध्यम से भी रुक जाएगा, वेस्टोटॉमी मतलब तो हटा दिया, भास डिफरेंस काटने के बाद भी स्पर्म नहीं जाएगा, या तो यूज ऑफ आईओटी, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी ऑल ऑफ दी, जिसमें सारे चीज जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोकने का विधि है, जो प्रेग्नेंट नहीं होगा इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए शिक्षित जो है, एक शिक्षा एक ऐसी पॉलिसी है जो क्या है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने के लिए एक स्वतंत्र देता है, और एक आई कांटेक्ट, फेस टू फेस रूप से अधिकार देता है कि हम डिस्कस कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होते हुए भी अपने गवर्नमेंट पद पर आने के बाद उस पद का गलत इस्तेमाल करता है। क्यों? या तो उसके पास मजबूरी है, या तो उसके पास दबाव है, या तो वो चाह रहा है। अगर जिस दिन उसके अंदर डर की भावना खत्म हो जाएगा, उस दिन ही क्षेत्र विकास हो जाएगा, सुधार आ जाएगा, बहुत बड़ी आ जाएगा, और बेहतर तरीके से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। देखिए, इंडियन पॉपुलेशन फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट का योगदान देता है। यानी इंडियन पॉपुलेशन फॉर्म्स, यानी भारत की पॉपुलेशन जो होता है वो फॉर्म्स कर रहा है कितना परसेंट, यानी कि भारत की पॉपुलेशन जो फॉर्म कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है फॉर्म किसका। तो देखिए यहाँ कहता है क्या, फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट ले रहा है वैल्यू, यानी कि कितना परसेंट आता है, तो 16% आ रहा है। कितना? 16% का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इनफाइंड मोर्टेलिटी इन इंडिया, भारत में इनफाइंड मोर्टेलिटी रेट क्या है। इनफाइंड मीन्स होता है बच्चा, नवजात शिशु, इसको कहते हैं नवजात शिशु। देखो हिंदी गड़बड़ाएगा, देख लेना, इसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, जिसको यहाँ देखिए लिख देते हैं हम लोग न्यू बॉर्न बेबी,
न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, नया जन्म लिया बच्चा, देखो नवजात शिशु हिंदी हो सकता है गड़बड़ा जाए समझ में। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी गड़बड़ा भी सकता है। आप लोग कहेगा कि सर हिंदी मीडियम से बढ़ करके इंग्लिश में आकर के आगे होकर के, जैसे कहता है ना कि देसी मुर्गी विलायती भाषा, देखिए बोलने जान रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ गया, जैसे 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 लोगों में बदलाव आते चला जाता है। अब उसको लोग ले करके पकड़ के चलेगा कि बेसिक स्तर को लेकर के हम चलेंगे, समझे, तो वो एक गलत तरीका होता है। अब लोग कहता है ना कि जन्म भूमि है कर्म भूमि है, जन्मता तो आदमी हॉस्पिटल में जंगल में है कहीं भी होता है समझ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको बाय हार्ट अटैचमेंट्स नहीं होना चाहिए कि वो जन्म भूमि है। जन्म तो आखिर कहीं भी हो सकता है, ये नेचुरल प्राकृतिक सोर्स होता है जो कहीं भी जन्म हो सकता है। कर्म भूमि है जो आप तय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिसीजन होता है। जन्म के लिए आपने पृथ्वी पर आया, जो ये क्या था आपका नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से होता है, जो थैंक्स फॉर पेरेंट्स, गॉड नहीं, थैंक्स फॉर पेरेंट्स आफ्टर गॉड्स, समझ में। तो पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, तो इसके लिए आपने पेरेंट्स से जो कोई भी स्थिति हो सकता है, अवस्था हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि जो होता है जिसे आप सोच समझ के तय करते हैं, तो जन्म भूमि से ज़्यादा महान क्या होता है, कर्म भूमि होता है। और भूमि जन्म कहीं भी हो सकता है, इसके कोई भी अवस्था में हो सकता है, कोई भी कंडीशन में होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जन्म भूमि है, वाहन है, ये है, समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म भूमि जहाँ आप कर रहे हैं वो जन्म भूमि आपको, हाँ जन्म भूमि के अंदर मात्र माँ जो है और पेरेंट्स जो होता है, यानी कह सकते हैं पेरेंट्स वही है मेरी जन्म भूमि, वही मेरा जन्म, यानी क्या है, सोर्स ऑफ गॉड, वो गॉड का ही एक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आता है इनफाइन मोर्टेलिटी इन इंडिया, भारत में जो होता है इनफाइन मोर्टेलिटी यानी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है जन्मते के साथ मर जाता है, कितना है, 1 दिन 2 दिन जिंदा रहा या 5 दिन रहा या 10 दिन रहा या 1 महीना रहा, वो सब न्यू बॉर्न बेबी के अंदर आता है 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक के बच्चे जो आता है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर आता है, जो किस में आता है, तो इसकी रेशियो जब निकाला गया, इनफाइन मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, भारत में जो होता है 1000 बच्चे में से 72 बच्चा मर जा रहा है, यानी 72 चाइल्ड एक 72 इनफाइंट्स डेथ आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद होता है, अंडर या विथ इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर रेट होता है, इसकी रेशियो है भारत का। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफाइन मोर्टेलिटी रेट इज मिनिमम, मिनिमम कहाँ है, यानी इनफाइन मोर्टेलिटी रेट यानी जो होता है बच्चे की मरण दर जो होता है सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा देश में है, तो कहाँ है, जापान में। जापान में जो है बच्चे की मृत्यु दर बहुत कम है, समझ में। कहता है अगला जो देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आता है ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन टच करता है 15 मिलियंस, यानी कि 15 बिलियन जो होता है किस डेट में आपको तय करेगा, यानी 5th बिलियन। तो 5th बिलियन जो होता है वो कब तय करेगा, और कब का यहाँ का आ जाता है कि 5th बिलियन जो होता है वो तय किया था कि कब का आ गया था। यहाँ पर देखिए ऑन विच, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऑन विच डे, यानी कौन सा दिन में कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन टच 5th बिलियन किया था, तो क्या है कि जुलाई 11 1887 1987 में, यानी कि 1987, 11 जुलाई 1987 में टच कर गया था, यानी कि 5 बिलियन देश की जनसंख्या हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परसेंटेज रेट इज इसेंशियल टू बी, कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट क्या है, रिप्लेसमेंट रेट अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिप्लेसमेंट रेट किसका जा रहा है, रिप्लेसमेंट रेट, देखिए रिप्लेसमेंट रेट इज एस्टिमेटेड टू बी, तो कितना लगाया गया 2.1 जो होता है रिप्लेसमेंट रेट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, इन इंडिया फर्स्ट सेंसन वाज कंडक्टेड, पहला जनगणना कब हुआ था, भारत में जो है पहला जनगणना कब लाया गया था, तो 1981 में हुआ था, 1891 1891 में। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सहेली, अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं कि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिक, सहेली एक पिल्स आता है जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स है, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स वाज डेवलप एट, कहाँ डेवलप किया गया था, सहेली जो दवा है कॉन्ट्रासेप्टिक निरोध जो टैबलेट है वो कहाँ बनाया गया था, तो CDRI लखनऊ, CDRI का फुल फॉर्म होता है, देखिए CDRI का होता है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पर डेवलप किया गया था सहेली का। अगला क्वेश्चन आता है कि विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड रिस्क पीरियड, या कहता है ऑफ कंसेप्शन, जो चांस होता है फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा चांस होता है कौन सा होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 10 to 17 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद 10 से लेकर 17 दिन जो होता है वो रिस्क पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या है कि 14 से 2 दिन पहले ले लेंगे और 2 दिन क्या है बाद ले लेंगे, यानी 12 से 16 तक का रिस्क पीरियड होता है, समझ में, यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन इंडिया, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देखिए एबॉर्शन को लीगल कब कर गया था, वाज लीगलाइज दिया था, तो 1971 में, 1971 ईस्वी में एबॉर्शन लीगल बना दिया गया कि 90 डेज यानी 3 मंथ तक जो है, या 12 सप्ताह या फिर 3 महीना कह सकते हैं, या 90 दिन कह सकते हैं, इसका जो होता है सेफ पीरियड ऑफ एमटीपी का सेफ पीरियड होता है, और इसे लीगल दे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इसे लीगल बना दिया था कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर बच्चा नहीं रखना चाहता है तो 90 दिन की बच्चा को वो क्या कर सकता है, एमटीपी करवा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कोई भी मेडिकल में जा कर के वो मेडिकल पिल्स ले सकते हैं, या तो फिर क्या है नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, या सरकारी प्राइवेट में जाके वो अपना एबॉर्शन करवा सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट करना है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे शॉर्ट में लिखा रहेगा एसटीडी साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, ऑल ऑफ दिज, ये सारे बीमारी जो होता है, ये पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन सा जो है एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो टोटल ये सब एसटीडी ही है, सच में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, एचआईवी रहेगा तो एचआईवी भी आ जाएगा, एड्स भी आ जाएगा, समझ में, ऐसा सब जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है, जिसमें हमने चैप्टर में थ्योरी में डिस्कस किए थे। अगला आ जाता है 20 में कि कॉस्टिक एजेंट ऑफ साइफिलिस, साइफिलिस के लिए कौन सा कॉस्टिक एजेंट होता है जो फैलाता है, वो बीमारी कौन होता है, समझ में। तो यहाँ पर देखिए कहता है ट्रेपोनेमा, कहता है प्लेडियम, यानी ट्रेपोनेमा प्लेडियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फैलाने का काम करता है साइफिलिस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। अगला कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन आईवीएफ टेक्निक, इंट्राविट्रो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होता है फ्यूज ऑफ ओवम एंड स्पर्म ऑकर इन, कहाँ होता है तो कल्चर मीडियम में होता है, यानी मेल और फीमेल के स्पर्म ओवम को दोनों को कल्चर मीडियम में फ्यूज करवा के फिर उसका मर्जी है कि किस सप्ताह में कहाँ डाला जा रहा है, या अगर 10 सप्ताह से ऊपर है क्या, अगर वो रहता है 10 दिन से ऊपर तो उसको डाल दिया जाता है यूट्रस में डायरेक्ट, अगर रहता है 10 से कम रहता है जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, गेमिट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर होगा तो फ्लोपियन ट्यूब में होगा, और अगर यूट्रस में आता है तो यूट्रस में डाल दिया जाता है, समझ में। तो ये कल्चर मीडियम के माध्यम से स्पर्म और ओवम दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है बाहर, जिसे कहते हैं कल्चर मीडियम। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। 21 क्वेश्चन आज हमने बताएं, इस वीडियो को आप लोग देखें, बार बार घुमा कर देखें और शेयर भी करें, समझ में। शेयर करते हैं तो आखिर वैसे लोगों के पास नॉलेज पहुंचता है जो वास्तव में इसके नीड हैं, जो वास्तव में वो एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। बाकी तो आप नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनली से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जब हम लोग का रिव्यू चलता है तो हमारे टेक्निकल जो टीम है वो बता देंगे कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, तो हम लोग उसका डिस्कस करके अगला नेक्स्ट वीडियो बना करके उसमें डाल दिया जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ से जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है, लगभग हमने एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन को हमने गैस क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन, और उसको अच्छे तरीके से डिटेल्स बताते जा रहे हैं कि 50 क्वेश्चन हम लोग गैस कर रहे हैं केवल एग्जाम के लिए, जो 12th का एग्जाम है या फिर एंट्रेंस करेंट में आने वाला जो है उसके लिए है। तो आप लोग जरूर इसे रिवीजन करें, पढ़ के जाएं, और जब जब आपको नहीं मन लगे तो आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट की ज़रूरत है, समझें और शेयर भी कर दें। चलिए आज यहीं तक।